दिल्ली को सलाम करने के लिए मिर्जा गालिब साहब से बढ़िया बहाना कुछ और हो नहीं सकता। मिर्जा गालिब का नाम लेते ही उल्ड डली याद आती है आपको। लिखना मेरे जज्बात में था, मेरे जज्बात बोलते थे कि लिख दो कुछ तो भी लिख दो। वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? किसने कहा था आपसे ये बात? किसने नहीं कहा था, मैंने खुद अपने आप से कहा था। मतलब आत्मकथा लिखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मेरे नए उपन्यास का नाम है तुम्हारी औकात क्या है। गाली गलौज दिखाने की हिम्मत है, लेकिन मीनिंगफुली गाली गलौज दिखाने की हिम्मत नहीं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत ही दुस्साहस किस्म का निर्देशक चाहिए था, अनुराग कश्यप। उसमें बहुत दुस्साहस है, बहुत उत्साहित किस्म का निर्देशक है वो। आज की तारीख में लोग बाग जो बना रहे हैं उसमें मारधाड़, मतलब ये है मारधाड़ है, कुटाई है, सेक्स है, इसको समझते हैं कि वो आपकी मॉडर्न बन गए। इससे मॉडर्न नहीं बनते यार, मॉडर्न बनते हैं कंटेंट से, कथानक से, यार सेंट्रल आइडिया से। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संवाद लेखक, गीतकार, संगीतकार, अदाकार और थिएटर आर्टिस्ट, गायक पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा से हम ये जानना चाहते हैं कि इन तमाम विधाओं में वो क्या चाहते हैं कि उन्हें किस विधा के कलाकार के रूप में परिचय उनका कराया जाए। पैसे जिसमें मिले जो उस विधा में मैं कंफर्टेबल। आजकल तो यही है कि जिसमें पैसे मिल जाए उस विधा में कंफर्टेबल। पीयूष मिश्रा इस वक्त आरंभ 2023 के अपने ऑल इंडिया टूर पे हैं। आरंभ 2023, एक लंबे समय बाद आप अपने बैंड के साथ ऑल इंडिया टूर पे निकले हैं। आरंभ 2023 में आपके फैंस के लिए, आपके दर्शकों के लिए क्या नया होगा? पीयूष मिश्रा चूंकि अपने अनुभवों को अपनी कविता में ढालते हैं, तो क्या आपके फैंस को कौन से नए अनुभव आपकी कविताओं में, गीतों को में सुनने को मिलेंगे? क्या नया है? नए अनुभव क्या, गाने ही नए अनुभव है। नया अनुभव गाने ही नए अनुभव है, बैंड ही नया अनुभव है। बैंड के परफॉर्मेंस हुए हैं लेकिन इतने नहीं हुए अभी, दर्शकों को मालूम पड़ सके। बैंड ही नया है, बैंड के गाने नए हैं। बैंड के गाने बड़े चरपरे हैं, बड़े रेट्रो हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं, बड़े मीनिंगफुल हैं। मेरी पोट्री है उसमें, कम्युनिकेशन बढ़िया होगा। तो बैंड जो है, मतलब इससे बैंड से ढंग से परिचित पहली मर्तबा हमने किए हैं परफॉर्मेंसेस, बहुत किए हैं पहले परफॉर्मेंसेस, लेकिन विधिवत जो है मतलब ऐसा टूर हमने पहली मर्तबा किया है। 2023 में फिक्स किया है हमने। 2023 में कम से कम 40 सिटीज में हम इसको करना चाहेंगे, या माइनस अब्रॉड जो है परफॉर्मेंस वो तो फिक्स है, वो अलग बात है। हिंदुस्तान में कम से कम 40 सिटीज में हम करना चाहेंगे। और ये अलग अलग किस्म के गाने हैं, मतलब इसमें से कोई गाना सिनेमा में इस्तेमाल नहीं हुआ। एक्सेप्ट फॉर गुलाल एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर, वो मेरे थिएटर के सॉन्ग्स थे पहले, उसके बाद में वो सिनेमा के सॉन्ग्स बन गए। तो अभी ये जो है नया अनुभव, मतलब नया अनुभव अपने आप में नया अनुभव है ये, कि मेरे बैंड के गाने जो है आप सुनेंगे, ये अपने आप में नया अनुभव है। तो ये जो है, ये गाने सुनना अपने आप में नया अनुभव होगा सबके लिए। आपके म्यूजिकल प्रोजेक्ट का नाम सर बल्ली मारान है। ये इसके पीछे कहानी हम जानना चाहिए कि आखिरकार बल्ली मारान ही आपने नाम क्यों रखा? जैसा कि हम जानते हैं कि इस नाम को जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में गालिब का ख्याल आता है। तो गालिब का आपकी जिंदगी में क्या महत्व है और आपके बैंड का नाम बल्ली मारान ही क्यों रखा? गालिब साहब का इसलिए क्योंकि मेरा मेजर काम दिल्ली में किया हुआ है। मैंने 20 साल दिल्ली में काटे हैं और दिल्ली में मेजर काम किया हुआ है। तो दिल्ली को याद करना मैं अपना फर्ज समझा करता था कि अपने सारे काम में दिल्ली को याद करूं और दिल्ली को सलाम करूं। और दिल्ली को सलाम करने के लिए मिर्जा गालिब साहब से बढ़िया बहाना कुछ और हो नहीं सकता। मिर्जा गालिब का नाम लेते ही ओल्ड दिल्ली याद आती है आपको। ओल्ड दिल्ली एकदम से ओल्ड दिल्ली, मतलब यार दिल्ली की याद दिलाती है। तो ये जो है, इसका ये मतलब नहीं कि गालिब साहब की पोट्री है इसमें। गालिब साहब को सलाम है, गालिब साहब को सलाम है, एक तरह का गालिब साहब को सलाम है। हम इतने महान नहीं है कि गालिब साहब की पोट्री ढंग से पढ़ सकें, इतनी भयंकर उर्दू है उनमें। ये तो मतलब गुलजार साहब और जावेद अख्तर साहब जैसे बंदे पढ़ पाते हैं, इतने काबिल नहीं हुए। लेकिन हम जितना हमने सुना है गालिब साहब को, उतना ही काफी है, उतना ही हमें मतलब आपके वो बहुत ही महान इंसान थे, बहुत बड़े थे। तो उनको जो है याद करना हम अपना फर्ज समझते हैं। इससे इस बहाने दिल्ली भी याद आती है, दिल्ली के दिन याद आते हैं, दिल्ली के रोड, सड़कें, दिल्ली के गली चौबारे सब याद आते हैं। तो इसी चक्कर में हमने अपना नाम उसका बल्ली मारान रखा। ठीक है।
गालिब के अलावा जब हम आपके बैंड का नाम से देखते हैं, जब आपकी कविता है कुछ इश्क किया कुछ काम किया, फैज अहमद फैज से वो इंस्पायर होकर लिखी गई, तो हम ये देखते हैं कि आपकी जिंदगी में शायरों का बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा। तो जब पीयूष मिश्रा एक आर्टिस्ट बनने की प्रक्रिया में थे, तो कौन से वो शायर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको मुतासिर किया आपकी नहीं, जिंदगी ऐसा में, कुछ नहीं जिन्होंने था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। ये अलग अलग शायर थे, अलग अलग शायर थे, सबको मैंने पढ़ा। शायर थे, पोएट थे, कवि थे, रामधारी सिंह दिनकर थे, हरिवंश राय बच्चन थे, उसके बाद में ऐसी शायरों में आपके शकील इब्राहिमी थे, कैफे आजमी थे, साहिर लुधियानवी थे। लेकिन इनसे इन्फ्लुएंस होकर मैं जो है मतलब मैंने बैंड नहीं बनाया, और ना इनसे इन्फ्लुएंस होकर लिखना शुरू किया। लिखना मेरे खून में था, बचपन से था, बचपन से मैं लिखना चाह रहा था, और 8th स्टैंडर्ड से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। तो ऐसा किसी पर्टिकुलर शायर या पर्टिकुलर पोएट से इन्फ्लुएंस होकर मैंने नहीं किया था। ये लिखना मेरे जज्बात में था। मेरे जज्बात बोलते थे कि लिख दो, कुछ तो भी लिख दो। और इत्तेफाक से वो पहले दिन से जो अच्छी लाइन्स लिखनी शुरू हो गई थी, अच्छी पंक्तियां आनी शुरू हो गई थी, तो जुबान मेरे पास में थी। आगे जो है बढ़ते गए, जैसे जैसे अनुभव बढ़ते गए, वैसे वैसे उसमें नफासत आती गई, शार्पनेस आती गई, तीखापन होता गया। तो ऐसी जो है ये करके जो है मतलब जैसे तजुर्बे बढ़ते गए, तजुर्बों के हिसाब से जो है मेरी लेखनी शार्प होती गई। तो ये जो है मतलब उम्र के साथ में तजुर्बों को श्रेय जाता है। ठीक है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, किसने कहा था आपसे ये बात? किसी ने नहीं कहा था, मैंने खुद अपने आप से कहा था। मतलब आत्मकथा लिखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। ये मेरे नए उपन्यास का नाम है, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तो आत्मकथा लिखने की हिम्मत नहीं थी, आत्मकथा ही लिखनी थी। आत्मकथा लिखते हैं बहुत बड़े लोग, जैसे राहुल सांकृत्यायन है। मेरी जिंदगी में मतलब इतना बड़ा इतनी महान जिंदगी नहीं मेरी जो है, और ना इतना महान बंदा हूं मैं। तो उसको एक उपन्यास के तौर पर करने की मेरी इच्छा थी। तो उसी में यही था, मतलब एक तंज था कि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, कि तुम क्या आत्मकथा लिखोगे, तुम उपन्यास लिखो, एक सीधा सा उपन्यास लिखो, इंटरेस्टिंग उपन्यास लिखो, जिसको पढ़ा जा सके, लोग बाग पढ़ें, जिसको पढ़ के मजे ले सकें, और जो मजा ले, इसके अलावा जो खराब लगे उस पर गालियां दें। तो इसलिए अपने आप को एक तरह से तंज किया है मैंने कि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, तुम्हारी औकात जो भी है उस उपन्यास में नजर आ जाएगी। दैट्स ऑल। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले गैंग्स ऑफ वसेपुर, जो कि ऐतिहासिक फिल्म है हमारी इंडस्ट्री की और वर्ल्ड सिनेमा की भी, उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। आपको कब ऐसा लगा जब अनुराग ने आपको वो फिल्म नैरेट की, तो आपको क्यों लगा कि मुझे ये फिल्म करनी ही चाहिए? और इसी में जोड़ते हुए एक और सवाल कि जब ये फिल्म रिलीज हुई आज से 10 साल पहले, तो तमाम तरह के सेंसर थे, तमाम तरह की पाबंदियां थी, और समाज भी इस तरह की फिल्मों के लिए शायद तब तैयार नहीं था। आज जब ओटीटी आ चुका है और तमाम वेब सीरीज बन रही हैं जिनमें इस तरह की भाषा, इस तरह कंटेंट जो है वो और बोल्ड होके परोसा जा रहा है, तब गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्में आज क्यों नहीं बन पा रही हैं? हिम्मत नहीं है किसी में, हिम्मत नहीं है किसी में, साफ सी बात है कि हिम्मत नहीं है किसी में। गाली गलौज दिखाने की हिम्मत है, लेकिन मीनिंगफुली गाली गलौज दिखाने की हिम्मत नहीं। गैंग्स ऑफ वसेपुर में बहुत ही दुस्साहस किस्म का निर्देशक चाहिए था, अनुराग कश्यप। उसमें बहुत दुस्साहस है, बहुत दुस्साहिक किस्म का निर्देशक है वो। तो इसलिए जो है उसने अपने साहस में फिल्म बना ली। वो भी उसके बाद फिल्म नहीं बना पाया, वैसी उसने बना ली। मतलब उस वक्त था उसके अंदर कि मेरे को दिखाना है, करना है, उसने बना ली। उसके बाद में फिर जो वो उसने कुछ और चीज बनाई जिससे कि मेरे इत्तेफाक नहीं है। आज की तारीख में लोग बाग जो बना रहे हैं उसमें मारधाड़, मतलब ये है, मारधाड़ है, कुटाई है, सेक्स है, इसको समझते हैं कि वो आपकी हम मॉडर्न बन गए। इससे मॉडर्न नहीं बनते यार, मॉडर्न बनते हैं कंटेंट से, कथानक से, आप सेंट्रल आइडिया से। जितना आप सेंट्रल आइडिया लाएंगे, या जितना आप पाताल लोक देखो, कितनी बढ़िया फिल्म, कितना ओटीटी का कितना बढ़िया कंटेंट है वो। पाताल लोक देखो आप, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो है लोग फंसे हैं इसमें, जो है मतलब कि हम किसी भी तरीके से ये चीजें इनकैश करा लें कि हम जितनी गालियां देंगे, जितने बोल्ड सीन दिखाएंगे, जितने ऐसे दिखाएंगे, उससे जो है हमारा कंटेंट बढ़ेगा, उससे हमारा कंटेंट बन जाएगा। जबकि ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। जबकि कंटेंट ही रहता है। कंटेंट पहले आप कंटेंट चाहिए, उसके बाद में आपको गालियां चाहिए, उसके बाद में आपको सेक्स चाहिए, उसके बाद में आपको वॉयलेंस चाहिए। ये लोग प्रायोरिटी में सेक्स और वॉयलेंस रख के फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए बन नहीं पा रहा लोगों से। आपने भी ओटीटी में काम किया है, और ओटीटी की मतलब डिमांड आजकल इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो सिनेमा हॉल्स पे भारी पड़ रहे हैं। तो इस ओटीटी कल्चर को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या इंडस्ट्री में आने वाले जो छौने अभिनेता हैं उनके लिए ओटीटी ने अवसर पैदा किए हैं,
और आजकल के समय में क्या मेन स्ट्रीम, सिर्फ मेन स्ट्रीम में काम करके सरवाइव करना पॉसिबल है इंडस्ट्री में? अब कर रहे हैं, लोग तो कर रहे हैं, रणवीर कर रहा है, शाहरुख कर रहे हैं, आमिर कर रहे हैं, सलमान कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। आज की तारीख में भी क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। ओटीटी, मतलब ओटीटी को आप कैसे देखते हैं कि ओटीटी ने क्या अवसर पैदा OTT किया रहेगा, ने बहुत अवसर पैदा किए हैं नए लोगों के लिए। जो लोग जो है पहले विरले घूमते थे, ऐसे वेले घूमते थे, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे एक्टर्स, पर्टिकुलरली एक्टर्स और राइटर्स, बेसिकली राइटर का मीडिया है, बेसिकली राइटर्स का मीडिया है। इसमें बहुत ही एक्सटेंड कर करके आराम से आप अपनी बात कह सकते हैं। जो चीज जो है 2 घंटे की फिल्म में हो जाया करती थी, और वो एक्सटेंड करके आराम से बैठकर आप आराम से 10 एपिसोड में उसकी बात कह सकते हैं। तो ये बेसिकली राइटर का मीडिया है। एक्टर का मीडिया इसलिए है क्योंकि हर तरह के एक्टर्स चाहिए इसमें एक तरह के एक्टर्स नहीं चाहिए, हर तरह, आड़े तिरछे, छोटे बड़े, काले कुबड़े, काने सफेद, सब एक्टर्स चाहिए। तो ऐसे एक्टर्स जो हैं, ऐसे एक्टर्स की पहले पूछ नहीं थी, आज की तारीख में ओटीटी के आने के बाद में ऐसे एक्टर्स की पूछ हो गई। तो ऐसे एक्टर्स पे काम कर रहे हैं, ऐसे एक्टर्स को काम मिल रहा है। तो वही है, मतलब आपके जहाँ सिनेमा को चैलेंज नहीं कर पाएगा। सिनेमा जो प्लॉट्स जो सिनेमा के हवाले हैं, सिनेमा के लिए हैं, वो सिनेमा के लिए ही रहेंगे। राजू हिरानी की फिल्में हैं, वो सिनेमा के लिए हैं, सिनेमा के प्लॉट्स हैं, सिनेमा के लिए ही रहेंगे। सिनेमा बनता रहेगा। इन लोगों को सिनेमा सुधार लाना पड़ेगा, थोड़ा दुस्साहसी बनना पड़ेगा, इनोवेटिव बनना पड़ेगा, और नए नए प्लॉट्स खोजने पड़ेंगे। जैसे कि ये है आपके, मतलब ये देखो ना, आपके साउथ में कितने नए प्लॉट्स खोज रहे हैं कमर्शियल फिल्मों में। कंतारा देखो, या केजीएफ है वो देखो, केजीएफ देखो, विक्रम देखो, कितनी नई नई पिक्चरें, कितने नए प्लॉट्स हैं कमर्शियल पिक्चर में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आर्ट सिनेमा की बात नहीं कर रहा, कमर्शियल पिक्चरों में नए नए प्लॉट्स खोज रहे हैं। एक बड़ी बात नहीं है। तो ये उनके पास में भी वही दिमाग तो हमारे पास में है। हम पता नहीं क्यों फार्मूला बाजी में लगे हुए अभी तक। हमें फार्मूला छोड़ के इनोवेटिव तरीके से कमर्शियल सिनेमा में ही प्लॉट्स खोजने पड़ेंगे। कमर्शियल पिक्चर ही होती हैं एक्चुअली, चलती हैं, जिनको देखा जाता है। मेरे हिसाब से तो पिक्चर होती कमर्शियल है। जो पिक्चर इंटरेस्टिंग लगे। कंतारा जो है, मतलब क्या 16 करोड़ बनाई गई थी। आज की तारीख में कितना कमाया उसने? 400 करोड़ कमा लिया उसने। तो वो जो है, मतलब ये आर्ट सिनेमा कुछ नहीं होता, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होता, व्यक्तिगत राय है मेरी, इससे कोई मतभेद रख सकता है। लेकिन सिनेमा जो है कमर्शियली होता है, जिसको लोग बाग देख सके, और पर्टिकुलरली माँ बहन देख सके, पूरी फैमिली देख सके। वो सिनेमा अब बनना बंद हो गया एक्चुअली। वो राजू हिरानी है, एक लिए देखे, वही जो है आपके लगातार, और उनकी पिक्चरों का हिट होना इस बात का प्रमाण है कि ऐसा सिनेमा ही हिट होता है जिसको पूरा परिवार देख सके। कोई गंदगी नहीं है, कोई बदतमीजी नहीं है, उनकी कोई भाषा में कोई अनियंत्रण नहीं है, बिल्कुल जो है काबू में भाषा है, और बन रहा है। आपका जन्म ग्वालियर में हुआ, आप दिल्ली में आपने स्ट्रगल किया, आप मुंबई में रहते हैं। एक बच्चा जो 7वीं 8वीं क्लास में हारमोनियम बजा रहा था, पेंटिंग बना रहा था, स्कल्पचर्स बना रहा था, और उसके घर वाले उसमें डॉक्टर देख रहे थे, या फिर और इसको स्पेसिफिक करें तो सर्जन देख रहे थे। कैसा था एक बागी बच्चे का जीवन जिसके घर वाले जो है उसकी मर्जी के खिलाफ थे और वो कुछ और करना चाहते? पेरेंट्स जो है हमेशा बच्चे के हित के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चे की जिंदगी सिक्योर करने के बारे में सोचते हैं। आज मैं पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे ही मालूम है कि जो है मैं, हाँ, उनकी राय के हिसाब से चलता हूँ। तुम्हें क्या मजा आता है? उसके बाद में ऐसा कोई लुक्रेटिव प्रोफेशन जिसमें कि उनको मजा आए और उनको पैसा भी मिले, ऐसा मैं सोचता हूँ। इतना लिबरल में हूँ, अपने पिताजी से एक कदम आगे हूँ, इतना लिबरल। लेकिन जो है, मतलब उस वक्त यही था कि मैं भी अपने, मतलब रेबेल क्या मतलब, बागी क्या मतलब, हर बंदा करता है ये बागीपन, हर बंदा विरोध करता है, और उससे बनते हैं लोग बाग। तो प्रारंभिक चरणों में काफी मुश्किल पड़ा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ा। कोई भी मानने को तैयार नहीं था मेरी बात, कोई सुनने को तैयार नहीं था मेरी बात। लेकिन धीमे धीमे नहीं, लेकिन बहुत टाइम लग गया उसमें, धीमे धीमे नहीं हुआ, बहुत टाइम लग गया। और विशेषकर जो थिएटर में जो मैंने किया, थिएटर वाले को महान थिएटर वाला कहने, आप थिएटर वाले को महान थिएटर वाले कह सकते हैं। अदरवाइज एज ए प्रोफेशन जो है थिएटर में कुछ नहीं है। एज ए प्रोफेशन थिएटर अपने पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। उनसे बोलेंगे आपका बेटा थिएटर करता है, तो कहेंगे नौटंकी करता है, पैसे थोड़ी कमाता है। वो तो पैसे कमाता है, लुटाता है, उसमें तो पैसे लगते हैं, सही बात है, उसमें पैसे लगते हैं अपनी तरफ से। तो इसलिए वो तो जब तक मैंने सिनेमा ज्वाइन नहीं कर लिया, तब तक मैं जब अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं दे सका। और ये अलग बात है कि सिनेमा ज्वाइन करने के बाद में मेरे पेरेंट्स थे नहीं, एक माँ बची हुई थी, तो उनको मैंने दिया जितना दे सकता था, उनको अपने पास रखा, उन्होंने सुख भोगे लास्ट के 5 साल। अदरवाइज जो है, मतलब अदरवाइज मैं जो है नाकारा थिएटर ही करता रहता, तो मैं एक नाकारा जो है बच्चा साबित होता। सबसे ज्यादा प्रतिरोध आपकी बुआ के साथ होता था? बुआ के साथ, पिताजी के साथ, सबके साथ हुआ करता था।
सबके साथ हुआ करता था, सबके साथ हुआ, पूरी बिरादरी के साथ में, सारी बिरादरी, मतलब उनका ये कहना था कि ऐसा भांड पैदा हो गया, हमारे साथ कुछ तो भांड पैदा नहीं हुआ, पूरे परिवार में जो है आपके मतलब कहाँ से भांड पैदा हो गया। और थिएटर समझते भी नहीं थे वो लोग, कोई भी नहीं समझता, कोई पेरेंट नहीं समझता ऐसा क्या चीज है जिसमें कि अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। इसलिए जो है थिएटर समझना आसान नहीं है। थिएटर तो वही समझते हैं जो कि थिएटर करते हैं, उनको मजा आता है। इस बात का मजा आता है, हमसे पूछो, हमें मजा आता है, मजा आता है, बस दैट्स ऑल, मजा आता है, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मजा आता है मतलब मजा आता है, दैट्स ऑल। जब आप 11 साल के थे तो आपने चाकू से अपने ऊपर हमला किया, अपने आप को लहूलुहान कर दिया, और वो एक विरोध जताने का तरीका था अपने घर में। फिर जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपने अपने किराएदार के बच्चे का सर जो है टिफिन से फोड़ दिया। हिंसा जो आपके जीवन में या फिर गुस्सा, जिसको गुस्सा शब्द इस्तेमाल ज्यादा ठीक होगा, अब जब आप अपने पिछले को देखते हो तो कितना संयमित खुद को पाते हैं कि अब क्या अभी भी गुस्सा आता है आपको, या फिर अब आप एक बेहद संयमित इंसान बन चुके हैं जो चीजों को लेट गो कर देते हैं? नहीं, हरगिज नहीं, अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। विपश्यना योग ध्यान वगैरह करने से जो है गुस्सा बिल्कुल, एंगर मैनेजमेंट बहुत भयंकर हो चुका है, तो बिल्कुल भी नाम को भी गुस्सा नहीं आता मुझे गुस्सा दिलाना बड़ा मुश्किल है, बहुत। और दूसरी बात देखिए, मैंने 11 साल में नहीं किया था, मैं 11वीं में था जब मैंने किया था, चाकू से हमला किया था मैंने, 11वीं में था। तो ये जो है ये उस वक्त की बातें थी, मुझे समझ नहीं पाते थे लोग बाग, तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि मुझ में गलती होगी तो मैं अपने आप सजा दिया करता था। लेकिन वो उस वक्त की बातें हो गई, वो बहुत पहले की बातें थी, वो बहुत ही प्रीमेच्योर एज थी, मतलब उस वक्त तो जो है हम पता नहीं क्या क्या सोचा करते थे। लेकिन अभी जो है, अभी तो बहुत मैनेजमेंट है, अभी तो पूरा, मेरे दोनों बच्चों ने मेरा गुस्सा देखा ही नहीं कभी, मेरी पत्नी भी अरसा हो गया उससे नाराज हुए, उससे मतभेद हुए, तो दोस्तों ने भी जो है दोस्तों पर भी गुस्सा कभी नहीं हुआ मैं। तो इसलिए जो है अब तो एंगर बहुत मैनेज हो चुका है। अभी तो बहुत ही सुनहला फेस चल रहा है मेरा, जिंदगी का स्वर्णिम फेस चल रहा है आजकल। तो ये योग ध्यान विपश्यना से जो है बहुत मदद मिली है मुझे। आपने लिखा है कि मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, कोनों में बैठी बहारें भी होंगी, खिड़की की चौखट भी रेशम भी होगी, चंदन से लिपटी हाँ सहन भी होगी। जब भगत सिंह को याद करते हैं तो क्रांति और एहतजाज के तौर पे याद करते हैं। लेकिन पीयूष मिश्रा ने जितना भगत सिंह को जाना, भगत सिंह का शहर कैसा होता, अगर वो भगत सिंह कैसे शहर का सपना देख रहे थे, क्या वो वैसा ही शहर होता है जैसा पीयूष मिश्रा ने लिखा था? भगत सिंह साहब प्रैक्टिकल आदमी थे, मतलब जी सर। आजाद हिंदुस्तान होगा, उसमें आजाद इश्क होगा, वो अलग बात है। लेकिन और दूसरी जो मैंने प्ले लिखा है उसमें बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन भी है कि ऐसे सोचा करते होंगे, शायद भगत सिंह साहब ऐसे सोचा करते होंगे, क्योंकि उसमें एक नाटकीय पात्र है। नाटक लिखने के लिए आपको इमेजिनेशन का सहारा लेना पड़ता है, झक मार के आप नाटक, आप खाली तथ्यों के आधार पर आप नाटक नहीं लिख सकते। नाटकीयता अलग होती है, नाटक अलग होता है, डॉक्यूमेंट्री अलग होती है। अगर आपको एक सजीव नाटक लिखना है जो कि लोग बाग इंटरेस्ट लेके देखें, इंटरेस्ट लेके पढ़ें, तो उसमें आपको नाटकीयता डालनी पड़ेगी, ड्रामेटिक्स डालनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। तो मैं उसमें इमेजिनेटिव हूँ। तो भगत सिंह साहब जो है मतलब मोटा मोटी जो है वो ये सपना उनका यही था कि जो है मतलब आजाद भारत होगा, आजाद भारत को दिक्कत नहीं होगी। वो भी एक तरह का उटोपिया था, ऐसा नहीं था उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, ऐसा नहीं था। लेकिन वो भी एक तरह का ऐसे ही था, कभी की कल्पना है ये। तो इसलिए जो है भगत सिंह साहब से कंपेयर करना ये बड़ा, भगत सिंह साहब का मतलब आपके सोशो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड था सोचने का, तो वो अपने ऐसी किसी आजाद भारत की कल्पना करते होंगे जिसमें कि कोई तकलीफ नहीं होगी, जिसमें कोई भूखा नहीं मरेगा। मतलब उनका आजाद भारत का उनका तस्वीर ऐसा होगा कि जिसमें कोई भूखा नहीं मरेगा, हर बंदे को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वो उस वक्त के रशिया की बात करते थे जिस वक्त 1918 में जब रशिया आजाद हुआ था ना, जब रशियन क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति हुई थी, उस वक्त की जैसी आइडल स्थिति की बात करते होंगे वो भगत सिंह साहब। वो उस वक्त बहुत नजदीक भी था वो फेस, 18 में क्रांति हुई थी, 31 में चल बसे थे मेरे भाई। तो उस वक्त उनके दिमाग में बहुत क्रांति का तरोताजा एग्जाम्पल मौजूद था। तो यही था, दैट्स ऑल। इंटरेस्ट आपका क्या पैदा हुआ? क्योंकि जब आपने पहला प्ले किया, मेरे ख्याल से हु डाइट फर्स्ट आपने किया था, और उसके बाद फिर दिल्ली तेरी बात निराली से जो है आपने लगातार 20 साल थिएटर किया दिल्ली में। कुछ चीजें करते हैं आपको पसंद नहीं आती हैं। मैंने मेंढक काटे बायोलॉजी क्लास में, मुझे मजा नहीं आया।
मुझे थिएटर किया तो मुझे मजा आया। इसमें कोई मतलब आपके वो इंटरेस्ट पैदा से हुआ ये बता नहीं सकते, क्योंकि मेरे घर में कोई थिएटर करता नहीं था, मेरे घर में कोई आर्टिस्ट था नहीं, मैं पहला आर्टिस्ट था, मुझे मालूम नहीं कहाँ से आए सिम्टम्स, लेकिन आ गए तो मैंने कर दिया। तो ये बताना बड़ा मुश्किल है कि मुझमें कहाँ से जम्स आए, लेकिन हाँ एक इंटरेस्ट था, या ऐसा कह लें कि जो पिछले जन्म की कुछ बात थी, पुराने जन्म में मैं जिस नोट पर था उस नोट पर मैंने शुरू किया अभी, तो इसलिए जो है मुझे ये लगता है कि जो है पिछले जन्म में कुछ बात हो गई होगी, मैं आर्टिस्ट रहा हूँगा, मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर पाया हूँगा, तो इस बार जो करने का मौका मिला, दैट्स ऑल। आखिर में आपको अपने टूर के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और हाँ, 18 को है, 18 को लखनऊ में है, और 24, 25, 26 को जो है अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में है, और 12 और 13 को जो है यहाँ पर दिल्ली में है। ठीक है, 18 फरवरी को जरूर आइएगा, आपको भी मैं न्योता दे रहा हूँ कि आप जरूर आइए देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, 18 को आएंगे। और हमारे साथ थे पीयूष मिश्रा, जिन्होंने लिखा कि आबो हवा में जहर है, चारों तरफ कहर है, आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं तुझ पे मर तो जाता, पर क्या करूं मेरी जान, हालात ऐसे ना हैं कि तुझ पे मर सकूं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।